नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास यारी दौलत से पार्ट 8। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। लाइन मिलते ही उधर से आवाज आई, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से बात कराइए प्लीज। गोदरा ने धीमे स्वर में कहा। 2 पलों की खामोशी के बाद आवाज आई, आप कौन हैं? मैं उनकी पुरानी पहचान वाला हूँ। 3 साल पहले उन्होंने ये फोन नंबर दिया था कि उनका नंबर बदल गया है। 2 साल हो गए, आप नया नंबर नोट कर लीजिए। नया नंबर नोट करके गोदरा ने वहां फोन किया। वहां फोन उठाने वाले ने कहा कि वानखेड़े साहब नहीं हैं, जब आएंगे मैसेज दे देंगे, आप मैसेज दे दीजिए। उसके बाद परवेश गोदरा को बहुत जोर लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर उसे वानखेड़े के घर का नंबर दिया गया। गोदरा ने उसके घर पर फोन किया। कई बार बेल बजने पर रिसीवर उठाया गया। हेलो, वानखेड़े की नींद से भरी आवाज कानों में पड़ी। नमस्कार वानखेड़े साहब, परवेश गोदरा ने धीमे स्वर में कहा। मैं गोदरा बोल रहा हूँ। कौन गोदरा? परवेश गोदरा। 3 साल पहले हुई जेवरातों की 30 अरब की डकैती की वजह से हम मिले। हाँ, एकाएक वानखेड़े की आने वाली आवाज से सुस्ती गायब हो गई थी। पहचाना? कैसे हो? बढ़िया। तुम रामचंद्र सूरजमल के यहाँ काम कर रहे थे? मैं अब भी वहीं काम कर। फोन क्यों किया? कल मैं शादी कर रहा हूँ। शोरूम की एक सेल्स गर्ल पसंद आ गई। अब शादी कर लेनी चाहिए मुझे, नहीं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। खुशी की बात है। मुझे फोन क्यों किया? मेरी शादी पर नहीं आएंगे इंस्पेक्टर साहब? आप आएंगे तो बढ़िया सा प्रेजेंट भी लाएंगे। मुझे जो उपहार मिलेंगे उससे गृहस्थी चलाने में आसानी होगी। शुरू के सालों में कोई खर्चा नहीं करना। बेहद शांत था गोदरा का स्वर। कहाँ कर रहे हो शादी? गोदरा ने बताया कि किस मंदिर में कितने बजे शादी का प्रोग्राम है। मैं आऊँगा, बढ़िया सा उपहार भी लेता आऊँगा। मेहरबानी। अब बताओ, फोन क्यों किया? वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। गोदरा के होठों से गहरी सांस निकल गई। उस डकैती में कोई नहीं पकड़ा गया था? नहीं। 30 अरब के जेवरातों की भी कोई खबर नहीं लगी? नहीं। मुझे अभी अभी सब पता चला है। कि क्या पता चला है? यही कि देवराज चौहान के साथ गद्दारी किसने की, जेवरातों को कौन ले गया था। मैं आपको उन तक पहुंचा सकता हूं। तुम्हें? वानखेड़े का हैरानी भरा स्वर कानों में पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? कि कल आप मेरी शादी में प्रेजेंट लेकर आ रहे हैं ना? हाँ। तो फेरों के बाद इस बारे में बातें कर लेंगे। प्रेजेंट बढ़िया लाना इंस्पेक्टर साहब। थोड़ा महंगा हो तो बढ़िया रहेगा। कुछ ऐसा कि जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर महीना 2 महीना खर्चा चलाया जा सके। गोदरा, तुम मुझे बताओ कि कल मिलेंगे, फेरों के बाद बताऊंगा। गोदरा ने कहा और रिसीवर रख दिया। कमरे में शांति छाई रही। फोन के पास वैसे ही बैठा रहा वो। एकाएक उठा और नाइट सूट उतारकर पैंट कमीज पहनने लगा। गंभीर हो रहा था उसका चेहरा। दरवाजे पर थपथपाहट पड़ते ही जगमोहन चौंका। रात का 1 बज रहा था। अखबार पढ़ते हुए वो देवराज चौहान का इंतजार कर रहा था। किसी काम से नासिक गया था देवराज चौहान। शाम को फोन आया था कि रात 12 तक वापस आ जाएगा, लेकिन देवराज चौहान को भीतर आने के लिए दरवाजा थपथपाने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि कैसे भीतर आना है दरवाजा बंद होने पर। कौन आया है? जगमोहन ने आहिस्ता से अखबार रखी, फिर रिवॉल्वर निकाली और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा पुनः थपथपाया। जगमोहन ने अपना हाथ सिटिकनी पर रखा। दूसरे में एकदम तैयार रिवॉल्वर दबी थी। कौन? जगमोहन का स्वर बेहद सामान्य था। परवेश गोदरा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। करीब 3 साल बाद ये नाम और आवाज सुन रहा था, लेकिन उसने फौरन पहचान लिया था कि ये वो ही परवेश गोदरा है जो कभी 30 अरब की डकैती में उनके साथ था। ये इतनी रात को अचानक? साथ में कौन है? अकेला हूं। जगमोहन ने उसी पल दरवाजा खोला, रिवॉल्वर तैयार की, गड़बड़ जैसे वक्त के लिए। पोर्च में पीछे लाइट जल रही थी। दरवाजे पर परवेश गोदरा को खड़े देखा। दोनों की नजरें मिली। क्यों आए हो? जगमोहन ने उसे घूरा। 3 साल से कभी नहीं आया, अब आया हूं तो यूं ही तो नहीं आया हूंगा। गोदरा शांत ढंग से मुस्कुराया।
जगमोहन ने सतर्क अंदाज में उसे आने का रास्ता दिया। वो भीतर आया तो जगमोहन ने दरवाजा बंद किया। तब तक गोदरा बैठने के लिए सोफों तक बढ़ गया था। जगमोहन उसकी पीठ को घूरता रहा, फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर उसकी तरफ बढ़ा। गोदरा तब तक बैठ चुका था और सिगरेट सुलगाने लगा। जगमोहन उसके सामने बैठा। कैसे आना हुआ? तेरे को इधर नहीं आना चाहिए था, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान कहाँ है? गोदरा ने विशाल हॉल में नजरें घुमाई। बाहर है, मेरे से बात कर। क्यों? कल मेरी शादी है, खास खास 2-4 लोगों को बुला रहा हूँ। मंदिर में शादी कर रहा हूँ। सोचा तुम लोगों से भी कह दूं, शादी के नाम पर बढ़िया सा तोहफा तो दे ही दोगे। गोदरा ने मुस्कुराने की चेष्टा की। अगली बार जब मिलेगा 11 रुपए लिफाफे में डालकर दे दूंगा। साल भर बाद मिलना। साल बाद क्यों? खराब जमाना है, शगुन खराब हो जाता है जब चौथे महीने पता चलता है कि तलाक हो गया। पहले अपनी बीवी के साथ साल भर रह के दिखा, तब 101 दूंगा। साल में बच्चा भी हो गया तो 501 दे दूंगा। गोदरा ने जगमोहन के चेहरे पर नजरें टिका दी। जगमोहन आंखें सिकोड़े उसे ही देख रहा था। बता, क्यों आया यहाँ? बताया तो शादी। मुझे विश्वास है तेरे पर कि कल तो सच में शादी कर रहा है, जगमोहन ने कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है। मैंने तो पूछा है कि ये बता, आज 3 साल बाद इधर कैसे आना हुआ? गोदरा ने कश लिया, गंभीरता भरे चेहरे को हिलाया। उस मामले का क्या हुआ था? मालूम पड़ा कि कौन गद्दार है? 30 अरब के जेवरात कौन ले गया? नहीं, जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। उस मामले का कुछ पता नहीं चला। डकैती करने वालों की तो हत्या कर दी गई। उनके पीछे कौन था? किसने उन्हें मारा? वो चालाक आदमी रहा होगा। लेकिन तूने ये बात क्यों पूछी? तेरे को लगता है कि वो माल हमने ढूंढ ढूंढ कर दबा लिया? ये बात नहीं, मैं तो ये बताना चाहता था कि उसके बारे में मुझे 2-3 घंटे पहले ही पता चला है। किसके बारे में? जगमोहन के होठों से निकला। जिसने हम लोगों से गद्दारी की। गोधरा के चेहरे की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। अगर 3 साल के बाद आज तुम्हें और देवराज चौहान को पता चले कि वो गद्दार कौन था, तो तुम लोग क्या करोगे? वही करेंगे जो 3 साल पहले करते। जगमोहन के चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। कौन है वो? वो 2 हैं। 2? परवेश गोदरा ने उसे देखते हुए कश लेकर गंभीरता से सिर हिलाया। कौन से हैं वो 2? जगमोहन का चेहरा धधक उठा। साबित करने के लिए सबूत है तेरे पास कि वो ही गद्दार हैं, या यूं ही? सबूत है, साबित करूंगा। नाम बता। रूपा ईरानी एक है। परवेश गोदरा मुस्कुराया। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। दूसरा? उसे खुद देख लेना। क्या मतलब? अगले 3-4 दिनों में वो दोनों विदेश से हिंदुस्तान आ रहे हैं। उन्होंने शादी भी कर ली है, साल भर का बच्चा भी। नाम बताओ उस हरामी का। मैं तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दूंगा। नाम जानकर क्या करोगे? उसे देखकर तुम्हें सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें अपने तक ही रखना। बात खुल गई, गलती से किसी रास्ते उन दोनों तक पहुंच गई तो वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। 2-4 दिन की बात है, उन्हें हिंदुस्तान आ लेने दो। तेरे को कैसे पता चला? इत्तेफाक से विदेशी पत्रिका में रूपा ईरानी की तस्वीर देखी। वो यूरोप और अमेरिका की जानी मानी मॉडल बन चुकी है। हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम भी कर लिया। एक तस्वीर में रूपा ईरानी को टेक्सास में उसके बंगले के बाहर खड़ा दिखाया गया है। उसी तस्वीर में बंगले की खिड़की पर उसका पति खड़ा है। कठिनता से पहचाना उसे। वो ही गद्दार था जिसने हमसे गद्दारी की। उसे देखने के बाद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ खुद ही समझ में आ गया। तुम भी समझ जाओगे। रूपा ईरानी तो तुमसे शादी करने वाली थी। तब तो जो है तुम्हारे सामने ही है। मेरे साथ वो झूठा ड्रामा कर रही थी। हकीकत में तो वो दूसरा ही खेल खेल रही थी। देवराज चौहान कब आएगा? परवेश गोदरा ने उसे देखा। कभी भी आ सकता है। उसे भी बता देना, सिर्फ 3-4 दिन की बात है। वो दोनों हिंदुस्तान की धरती पर होंगे। कल मैं शादी कर रहा हूँ, परंतु वहां आने की सलाह नहीं दूंगा। तोहफा जो भी देना हो अगली मुलाकात में दे देना। शादी में क्यों ना आए? इंस्पेक्टर वानखेड़े वहां मेहमान बनकर आ रहा है। कहते हुए
वो उठ खड़ा हुआ। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तुमने वानखेड़े को भी बताया कि? इस बारे में जानने का जितना हक तुम लोगों को है उतना वानखेड़े को भी है, परवेश गोधरा ने गंभीर स्वर में कहा। वो चाहता तो मुझे गिरफ्तार करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये उसकी शराफत रही या उसकी मजबूरी रही, कुछ भी हो, आज मैं उसकी वजह से आजाद रहकर चैन भरी सांस ले रहा हूँ। वानखेड़े को बताने के बाद ही उन गद्दारों के बारे में तुम्हें बताने आया हूँ। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। चलता हूँ, कल शादी कर लूं, उसके बाद मिलता हूँ। जगमोहन बैठा उसे देखता रहा और गोधरा बाहर निकल गया। शादी हो गई मंदिर में अगले दिन। वानखेड़े सादे कपड़ों में मंदिर में शादी पर पहुंचा था। गिफ्ट भी दिया था। सादे कपड़ों में गोधरा दूल्हा बना हुआ था। शादी में सूरजमल और रामचंद भी आए थे। उपहार देकर चले गए। वहां संजना के घर वाले भी थे। संजना दुल्हन में खूब सज रही थी। वहां उसकी 3-4 सहेलियां भी परियां बनकर घूम रही थी। गोधरा के साथ 3-4 पहचान वाले लोग थे। उनमें पड़ोस के मियाँ बीवी भी थे। शादी के बाद वानखेड़े गोधरा को कुछ कदम दूर ले गया। उनमें बातें होने लगी। 10 मिनट तक तो उनके पास कोई नहीं आया। फिर उसे पुकारा जाने लगा। गोधरा आता हूँ कहकर बातों में लगा रहा। आखिरकार संजना ही पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने वानखेड़े को नमस्ते की और गोधरा से बोली, ये आपकी शादी का दिन है। वो मुस्कुराकर बोली, इतनी लंबी बात फिर कर लेना। ये मेरी खास पुरानी पहचान वाले हैं। गोधरा मुस्कुराकर बोला, शादीशुदा हैं। बता रहे थे कि बीवी को कैसे बस में रखा जाता है। तो पत्नी को बस में रखने का मंत्र जान लिया आपने? संजना गहरी मुस्कान के साथ बोली, कुछ कुछ। मैं भी मंत्र बता दूं, शायद वो भी आपके काम का हो। कहो कहो। पत्नी को बस में रखते हैं पति की कमाई के नोट, जो कि आप कमाते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। पत्नी आपके बस में है। कहते संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मतलब कि नोट न हो तो पत्नी बस में नहीं रहती? नहीं, फिर पति पत्नी के बस में हो जाता है। संजना पुनः खिलखिलाई। चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। परवेश गोधरा और वानखेड़े की नजरें टकराई। मुझे कब फोन करोगे? वानखेड़े मुस्कुराकर बोला, जल्दी ही, जैसे हालात होंगे। हालातों को जल्दी बनाना तुम्हारे बस में भी है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। वानखेड़े चला गया। गोधरा उस दिन के बाद बेहद व्यस्त हो गया। संजना के प्यार के चक्कर में काम से ही छुट्टी ले ली। वो और संजना जैसे दुनिया को भूल गए लगते थे। तीसरे दिन देवराज चौहान उसके घर पहुंचा। देवराज चौहान को सामने पाकर गोधरा हड़बड़ाया, फिर मुस्कुराकर उसे भीतर आने को कहा। खूबसूरती से घर सजा हुआ था। जब पहले कभी यहाँ आया था तो साधारण सा घर था। सब संजना का कमाल था। 4 दिनों में ही उसने घर को बदलकर रख दिया था। देवराज चौहान बैठा तो कमीज सलवार पहने संजना ने वहां प्रवेश किया। ये मेरी पत्नी संजना, 4 दिन पहले ही शादी हुई है। और संजना, ये मेरे खास पहचान वाले हैं। संजना ने, देवराज चौहान ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते की। बढ़िया चाय बनाना। जी। संजना वहां से चली गई। गोधरा देवराज चौहान के पास ही बैठ गया। तुम आए थे, जगमोहन से बात की, फिर आने को कहा, लेकिन आए नहीं। देवराज चौहान बोला, शादी के बाद वक्त नहीं मिला। गोधरा गंभीर हो गया था। तुमने सच कहा कि रूपा ईरानी ने किसी के साथ मिलकर? हाँ। कौन रहा उसके साथ? देख लेना। गोधरा ने उसकी आंखों में झांका। उसने दाढ़ी मुझे रख ली है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसे देखते ही तुम पहचान जाओगे। उनके हिंदुस्तान आते ही। इस बात का क्या सबूत है कि उन दोनों का इकट्ठे होना ही इस बात का सबूत है कि वो सब गड़बड़ उन्होंने ही की। देवराज चौहान गोधरा को देखता रहा, फिर बोला, मुझे वो पत्रिका दिखाओ जिसके दम पर तुमने रूपा ईरानी के साथ के पार्टनर को पहचाना। परवेश गोधरा ने गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ। कोने में रखे टेबल के पास पहुंचा और ड्रॉर से मैगजीन निकालकर ले आया। पन्ने पलटे और वो पेज निकाला जहां रूपा ईरानी अपने बंगले के बाहर खड़ी थी। गोधरा ने पीछे छोटी सी खिड़की पर उंगली लगाकर कहा, ये रहा वो आदमी। देवराज चौहान ने तस्वीर में खिड़की पर मौजूद अस्पष्ट से उस व्यक्ति को देखा।
इसका तो चेहरा ही स्पष्ट नहीं है। देवराज चौहान ने गोदरा को देखा। मेरे पास जेवरातों को परखने वाला लेंस है। वो लेंस छोटी से छोटी चीज को उभार कर स्पष्ट कर देता है। उस लेंस का इस्तेमाल करने से खिड़की पर खड़े व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। गोदरा ने धीमे स्वर में कहा और टेबल की ड्रॉर से लेंस लाकर देवराज चौहान को थमा दिया। देवराज चौहान ने उस लेंस से खिड़की पर खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा। लेंस से ठीक फोकस बिठाया। कुछ पलों तक लेंस के द्वारा खिड़की पर खड़े उस व्यक्ति को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर कठोरता के भाव आने लगे। लेंस को मैगजीन पर ही वापस रख दिया। नजरें गोदरा पर गई, जो गंभीर निगाहों से उसे देख रहा था। पहचान लिया उसे? गोदरा ने पूछा। हाँ। सबूत की जरूरत है? नहीं, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम पहले अपना चेहरा ठीक करो, गुस्सा हटाओ। संजना ने देख लिया तो वो क्या सोचेगी? मेरी नई नई बीवी है वो। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर चेहरे को ठीक किया, मुस्कुरा भी पड़ा। तभी फोन की बेल बजी। गोदरा उठकर फोन के पास पहुंचा, बात की। दूसरी तरफ सूरजमल था। गोदरा, तेरा हनीमून निपटा कि नहीं? सूरजमल की आवाज कानों में पड़ी। अभी तो रिहर्सल चल रही है, हनीमून तो शुरू भी नहीं हुआ। गोदरा मुस्कुराकर बोला। कुछ दिन का ब्रेक लगा भाई। वे मशहूर मॉडल रूपा ईरानी 4 दिन से हिंदुस्तान पहुंची हुई है। अपने ऊटी के बंगले में है वो। कल तेरे को खास खास जेवरात लेकर उसको दिखाने और पटाने जाना है कि वो जेवरात खरीद ले। मैंने उन खास जेवरातों को तैयार कर लिया है। बता साथ में किसको ले जाना है? परवेश गोदरा गंभीर नजर आने लगा। नाराज मत हो, लेकिन ये काम जरूरी है। मैं तेरे को अपने खर्चे पर हिल स्टेशन भेजूंगा। पहले तो ये काम कर। काम से इनकार नहीं सेठ जी। गोदरा के होठ हिले। कल जेवरातों को लेकर ऊटी जाऊंगा। साथ में किसको ले जाना? मैं अकेला ही जाऊंगा। संभाल लेगा माल को? उस माल की तगड़ी रकम बनती है। आप फिक्र मत करें, सब कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए। तो रूपा ईरानी को फोन करके कल का टाइम फिक्स कर लूं? सूरजमल ने बात खत्म करने वाले ढंग में कहा। हाँ, कल दोपहर के बाद का टाइम रखिएगा। सुबह आऊंगा जेवरात लेने। अपनी कार भी मुझे दीजिएगा। वहां बढ़िया कार पर पहुंचना है। मेरी पुरानी सी मारुति देखकर वो बिदक जाएगी कि समझ गया। ड्राइवर भी तैयार रहेगा। सुबह कितने बजे? आपके बंगले पर 7 बजे आऊंगा, गोदरा ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो देवराज चौहान के पास पहुंचा। रूपा ईरानी को हिंदुस्तान आए 4 दिन हो चुके हैं। वो ऊटी में अपने बंगले पर है। कल सेठ सूरजमल की तरफ से कीमती जेवरात लेकर उसके पास जाना है। उसने ज्वेलर्स संघ को पहले ही खबर भिजवा दी थी कि वो खास खास जेवरात खरीदना चाहती है। गोदरा उसके पास बैठते हुए कह उठा। मेरे साथ मेरा आदमी बनकर इंस्पेक्टर वानखेड़े जाएगा। ये बात तो उसने शादी वाले दिन ही पक्की कर ली थी। वानखेड़े वहां क्या करेगा? मालूम नहीं, गोदरा ने धीमे स्वर में कहा। वो जाने। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि संजना ट्रे में चाय और खाने का सामान वहां रख गई। गोदरा ने चाय का प्याला उसे थमाया और दूसरा खुद थाम लिया। ऊटी में कहाँ है रूपा ईरानी का बंगला? देवराज चौहान ने सर्द स्वर में पूछा। छोटी सी जगह है ऊटी, मालूम करना कठिन काम नहीं होगा। गोदरा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम क्या करोगे ये जानकर कि ऊटी में रूपा ईरानी कहाँ है? जगमोहन ने तुम्हें बता दिया कि उनका क्या होगा? गोदरा ने कुछ न कहकर खामोशी से घूंट भरा। तुमने कभी बताया था कि ऊटी में बहुत बड़ी जमीन ले रखी है रूपा ईरानी ने, परंतु वो तो विदेश चली गई। उसके पीछे बंगला किसने बनाया? किसी ने तो देख रेख की होगी। देवराज चौहान ने उसे देखा। देख रेख करने वालों की क्या कमी होगी उन्हें? 30 अरब की दौलत जब उनके पास थी, उनका बंगला तैयार करवाने में अगर कोई 1 करोड़ खा भी गया होगा तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कड़वे स्वर में गोदरा कह उठा। देवराज चौहान ने चाय का प्याला खाली किया और खड़ा हो गया। जा रहे हो? प्याला टेबल पर रखकर गोदरा जल्दी से उठा। हाँ, क्या करोगे? गोदरा के होठों से निकला। तुमने और वानखेड़े ने अपना काम करना है, मैं अपना काम करूंगा। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। जिस तरह तुम्हें बताना जरूरी था, उसी तरह इंस्पेक्टर वानखेड़े को बताना जरूरी था। गोदरा धीमे स्वर में बोला। इसलिए मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं
कि तुमने वानखेड़े को बताया। उसका भी ये केस अधूरा है और मेरा काम भी तब से अधूरा पड़ा है। देवराज चौहान के स्वर में सर्द भाव आ गए। अब मेरा काम पूरा हो जाएगा, यही मेरे लिए बहुत है। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटा और बाहर निकलता चला गया। गोधरा की गंभीर निगाह रूपा ईरानी के मुस्कुराते चेहरे पर जा टिकी थी, जो कि टेबल पर मौजूद पत्रिका में छपा नजर आ रहा था। बंगला क्या, महल जैसा था वो। 4000 गज के ठीक बीचों बीच 2000 गज जगह में वो बना हुआ था। स्विमिंग पूल के अलावा खुले में बैठने के लिए खूबसूरत बाग था। कुल मिलाकर आराम परस्ती और अय्याशी का नमूना थी वो जगह। गोधरा और वानखेड़े साथ साथ भीतर चलते हैं। गोधरा ने अपना नाम बताया। बाहर मौजूद गनमैनों को काट दिया तो केबिन से गनमैनों ने भीतर बात की। फिर उनकी कार भीतर जाने के लिए लोहे का विशाल मजबूत गेट खोल दिया। ड्राइवर कार को पोर्च में ले जाता चला गया। पीछे वाली सीट पर गोधरा के साथ बैठे वानखेड़े ने वेश बदल रखा था। रूपा ईरानी उसे जानती थी। सीधे सीधे उसका चेहरा देखकर सतर्क हो सकती थी। जो उसका पति था वो भी जानता था, उसे पहचानता था। ऐसे में वानखेड़े ने सिर पर विग लगा ली थी, आंखों पर नजर का चश्मा और चेहरे पर दाढ़ी मूछ लगा रखी थी। ये सब करके वानखेड़े का चेहरा बिल्कुल ही बदल गया था। ऊटी में सर्दी थी, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडक पड़ रही थी। पोर्च में कार रोककर ड्राइवर बाहर निकला और पीछे वाला दरवाजा खोला। गोधरा बाहर निकला। दूसरी तरफ से वानखेड़े खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ गया था। गोधरा ने हाथ में खूबसूरत कीमती ब्रीफकेस संभाल रखा था। तभी मुख्य द्वार पर खड़ा एक व्यक्ति, जिसने की सूट पहन रखा था, वो पास पहुंचा। वेलकम सर, मैडम ईरानी आपका इंतजार कर रही हैं। आर यू मिस्टर गोधरा? यस, आइए। वो व्यक्ति आगे चल पड़ा। गोधरा आगे और वानखेड़े पीछे। वो ड्राइंग हॉल इतना बड़ा था कि लगता था जैसे वो किसी महल में हो। वहां पर जर्रे जर्रे पर से झलकती शानो शौकत देखकर गोधरा दंग रह गया था। खुद को जैसे किसी राजा महाराजा के महल में महसूस कर रहा था। वहां सजावट के नाम पर इतनी महंगी महंगी चीजें थी कि बयान नहीं किया जा सकता था। कूट कूट कर पैसा लगाया गया था वहां। देखता रह गया था गोधरा। वानखेड़े को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 7 स्टार होटल के भीतर हो। आप लोग बैठिए, मैडम ईरानी अभी आ रही हैं। वो व्यक्ति उन्हें बिठाकर चला गया। जिन सोफों पर वो बैठे थे वो भी विदेशी थे। क्या खूबसूरत जगह है। 30 अरब की दौलत कम नहीं होती गोधरा, वानखेड़े ने धीमे कड़वे तीखे स्वर में कहा। जब इतना पैसा पास हो तो ये सब शानो शौकत भी मामूली है। हराम का पैसा कहीं तो ठोकना था इन लोगों ने। यहाँ सिर्फ करोड़ों में रकम लगी होगी, यानी कि 1 अरब भी खत्म नहीं हुआ होगा। उनके पास तो 30 अरब के जेवरात थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। गोधरा ने वानखेड़े को देखा। क्या? 30 अरब के जेवरात, एक से एक बेशकीमती, इन्होंने लूटे थे। अब इन्हें जेवरात खरीदने की जरूरत? यही तो खेल है रूपा ईरानी और उसके पति का। जेवरातों की खरीदारी करके वो खुद को दूसरे की निगाहों में सच्चा साबित करना चाहते हैं कि डकैती से उनका कोई वास्ता नहीं। अगर कोई उस पर शक कर रहा हो तो शक ना करे। तब की गई रूपा ईरानी ने अब हिंदुस्तान में कदम रखा और ज्वेलर्स संघ को अपनी खरीदारी की खबर पहले ही भिजवा दी। ऐसे में कोई नहीं सोचेगा कि डकैती के 30 अरब के जेवरात वो ले आई थी। गोधरा के होठ भींच गए। अपराधी की चालाकी ही उसे फंसा देती है। रूपा ईरानी इस चालाकी का इस्तेमाल न करती तो वो ना तो तुम्हारी नजरों में आती, ना तुम्हारे द्वारा पुलिस की निगाहों में। वानखेड़े ने सपाट स्वर में कहा। परेशानी तो मुझे ये आ रही है कि मैं रूपा ईरानी के बारे में वे साबित नहीं कर सकता कि उसने डकैती की या 30 अरब के जेवरात किसी तरह हिंदुस्तान से ले भागी थी। गोधरा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। पुलिस ये साबित नहीं कर सकती? नहीं। तो फिर आप क्या करने आए हैं मेरे साथ? गोधरा ने उसे घूरा। देखने, सोचने कि कैसे रूपा ईरानी और उसके हरामी पति को फांसा जा सकता। मेरे ख्याल में आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। परवेश गोधरा ने एकाएक मुस्कुराकर बेहद शांत स्वर में कहा। रूपा ईरानी और उसके पति के बारे में देवराज चौहान जान चुका है। वानखेड़े चीख उठा। जान चुका है?
कैसे? मैंने बताया। उस वक्त मैं भी उसके साथ डकैती में था। ऐसे में ये खबर उसे देनी जरूरी थी। कहाँ खबर दी उसे? वानखेड़े की नजरें गोदरा के चेहरे पर जा टिकी। परवेश गोदरा मन ही मन सतर्क हुआ। मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, गोदरा ने सामान्य स्वर में कहा। यह इत्तेफाक ही था कि कुछ दिन पहले वो बाजार में मुझे मिल गया। खरीदारी कर रहा था वो। मैंने बता दिया। झूठ मत कहो, तुम जानते हो कि वो कहाँ रहता? मैं नहीं जानता। वो मुझे क्यों बताएगा कि वो कहाँ रहता है? वो पागल है क्या? हिंदुस्तान का जाना माना डकैती मास्टर है वो। मेरा उससे क्या वास्ता जो उसके घर का मुझे पता हो। अलग बात है कि एक बार हालातों से घिर कर मैं उसके साथ डकैती में लग गया था। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपनी पीठ पर तिल का निशान भी मुझे दिखा देगा। आप समझदार हैं, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। तभी रूपा ईरानी की खनकती आवाज वहां गूंजी। हेलो गोदरा, माय डियर परवेश गोदरा, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी हम फिर मिल पाएंगे। सूरजमल ने फोन पर जब मुझे बताया कि जेवरात लेकर परवेश गोदरा मेरे पास आ रहा है, तो मुझे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं तब से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस पर निगाह पड़ते ही परवेश गोदरा खड़ा हो गया। वानखेड़े भी उठ खड़ा हुआ। वो पहली मंजिल की सीढ़ियां उतरने के पश्चात उनकी तरफ बढ़ रही थी। रूपा ईरानी बेइंतहा खूबसूरत हो गई थी वो। पहले से छरहरी, चेहरा भी आकर्षक ज्यादा था। यूरोप और अमेरिका की गिनी चुनी मॉडलों में से वो एक थी। पैसा पानी की तरह उस पर बरसता था। परवेश गोदरा ठगा सा खड़ा उसे देखते हुए सोच रहा था कि कभी ये उसकी अपनी हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी दूर हो चुकी है, बहुत दूर। आज इसके लिए उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि उस भावना का जिक्र कर सके। वो तो सूरजमल की खातिर, नौकरी की खातिर, वानखेड़े की खातिर यहाँ आ गया था, वरना दूसरी स्थिति में ये कभी उसकी बगल से निकलती तो शायद मुंह फेर लेता। रूपा ईरानी पास पहुंचकर ठिठकी। उसकी मुस्कुराहट में नजर आ रहे मोतियों जैसे दांत चमक रहे थे। गोदरा उसे देखे जा रहा था। ए, रूपा ईरानी ने उसका गाल थपथपाया। किधर हो? यहीं। गोदरा ने मुस्कुराकर लंबी सांस ली। तुम्हें देख रहा हूं। मुझे तो तुम बहुत बार, बहुत अच्छी तरह देख चुके हो। वो हंसी। पहले से तुम ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। हाँ, वो बैठते हुए बोली। बैठो। विदेशों में मेकअप का सामान अच्छा मिलता है, खूबसूरती बढ़ जाती है। गोदरा और वानखेड़े बैठे। ये साहब कौन है? रूपा ईरानी ने वानखेड़े को देखा। ये मलिक हैं। गोदरा जल्दी से बोला। मेरे साथ काम करता है। तुम्हारे साथ तो कमल शर्मा। वो हरामी निकला, साला गांव भाग गया। गोदरा मुस्कुराया। तुम कहो, सुना है शादी कर ली, बच्चा हो गया? किससे सुना? वो हंसी। मैगजीन में पढ़ा। लगता नहीं कि तुम बच्चे की माँ हो। अपने पति से नहीं मिलवा पाओगी क्या? सॉरी। रूपा ईरानी ने इनकार में सिर हिलाया। उसे अपने किसी पहचान वाले से मिलाना बेहद कठिन है। वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे से मिलने वालों को पसंद नहीं करता। अजीब लेकिन अच्छी आदत है। हम में ये तय है कि वो मेरी पहचान वालों से और मैं उसकी पहचान वालों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। वो जैसा भी है, पति के तौर पर अच्छा इंसान है। मैं उसे पसंद करती हूँ। गोदरा समझ गया कि उस कुत्ते को ये जानबूझकर सामने नहीं लाना चाहती। उसके सामने आते ही सारा मामला खुल जाएगा कि डकैती के 30 अरब के जेवरात इनके पास ही हैं। बहुत पैसे वाली बन गई हो तुम। गोदरा ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा। हाँ, जितनी कम चाह रही पैसे की, उतना ही पैसा मेरे पास आया। लेकिन तुम चूक गए गोदरा। आज तुम भी मेरे पति हो सकते थे, लेकिन तुमने ही शादी के लिए इनकार कर दिया। मैं तो तैयार। सॉरी, मैं यहाँ इस जमीन पर इतना बढ़िया बंगला नहीं बनवा सकता था। गोदरा हंसा। तब मैंने ये भी कहा था कि पैसे की परवाह मत करो। गोदरा उसे कहना चाहता था कि वो सब उसका ड्रामा था, क्योंकि वो उसकी आदत को जानती थी कि पैसा पास ना होने पर वो उससे शादी नहीं करेगा। साथ ही अपनी योजना बना रखी थी हिंदुस्तान से निकल जाने की, उस हरामी के साथ। मुझे बहलाकर कुछ वक्त तो बिताना ही था। तुमने पूछा नहीं कि उस सामान का क्या हुआ? गोदरा ने अचानक कहने वाले ढंग में कहा। सामान? कौन सा सामान? रूपा ईरानी लापरवाही से कह उठी। वो
जिसे मैं नहीं पा सका, कोई नहीं पा सका। और तुम फैशन शो पर कोरिया चली। ओह समझी, मैं तो भूल ही गई थी उस बात को। छोड़ो, मुझे क्या कि उसका क्या हुआ। ये भी ठीक है कि तुम्हें क्या, तुम तो पैसे वाली बन गई हो, मशहूर मॉडल हो यूरोप और अमेरिका की। कहने के साथ ही गोदरा ने वानखेड़े को देखा। मलिक साहब। जी। वानखेड़े पूरा। मैडम ईरानी को जेवरात दिखाइए, बातें तो होती ही रहेंगी। क्यों नहीं गोदरा साहब, मैं तो कब से आपके इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। कहने के साथ ही वानखेड़े ने नीचे रखा ब्रीफकेस उठाकर टेबल पर रखा और खोलने लगा। रूपा ईरानी की सिकुड़ चुकी आंखें वानखेड़े पर टिक चुकी थी। क्या हुआ? उसके चेहरे के बदले भावों को देखकर गोदरा ने पूछा। वानखेड़े भी नजर उठाकर रूपा ईरानी को देखा। वानखेड़े साहब, रूपा ईरानी गंभीर स्वर में कह उठी। आपकी आवाज में नहीं बोल सकती। वानखेड़े चौंका। गोदरा हड़बड़ाया सा दिखा। रूपा ईरानी का चेहरा स्पष्ट तौर पर कठोर हो गया था। गोदरा। रूपा ईरानी ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुमने इसे अपने साथ लाकर मेरे साथ धोखेबाजी। चुप। गोदरा गुर्रा सा उठा। धोखा मैंने नहीं, तुमने किया। 30 अरब के जेवरात दबाकर बैठ गई, साथ में वो हरामजादा। तभी वानखेड़े ने रिवॉल्वर निकाल ली। रुख रूपा ईरानी की तरफ था। ये देखकर ही गोदरा के होठों में ही शब्द रह गए थे। रिवॉल्वर इतनी पास देखकर रूपा ईरानी की आंखें फैल गई। किसी को आवाज लगाने की चेष्टा मत करना मैडम, वानखेड़े ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मैं जानता हूं उस डकैती की 30 अरब की दौलत तुम्हारे पास रही। वो जो तुम्हारा पति बना हुआ है उसके पास रही। अभी तक मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पति कौन है। गोदरा जानता है। मैंने जोर नहीं मारा उस हरामी का नाम जानने के लिए, लेकिन इस बात का विश्वास हो गया है कि डकैती के 30 अरब तुम्हारे पास ही हैं। जो नहीं जानता वो भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा क्या करूं? कानून के नाम पर तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि तुम्हारे पास ही डकैती की दौलत रही और है। लेकिन तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अपराधी हो। बताओ क्या करूं तुम्हारा? इसका वो हरामी पति भी? मैं ये बात दोनों के बारे में कह रहा हूं। कहो मैडम ईरानी, क्या करूं तुम्हारा? वानखेड़े का स्वर बेहद सख्त था। तब कुछ करोगे वानखेड़े, जब तुम्हें मौका मिल पाएगा, जो कि अब तो तुमको नहीं मिल पाएगा। इस आवाज को सुनकर सब चौंके। गोदरा और वानखेड़े की निगाहें आवाज की तरफ गई। रूपा ईरानी ने भी उधर देखा तो उसका बदन कांप कर रह गया। आंखों में खौफ की परछाइयां नाच उठी। चेहरा फक होते हुए पीलेपन से भर आया था। पहली मंजिल पर देवराज चौहान खड़ा था, साथ में गन थामे जगमोहन। ये शब्द देवराज चौहान ने ही कहे थे। उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल उस व्यक्ति के सिर में लगी थी जिसकी दाढ़ी मूछें थी। देवराज चौहान? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। गोदरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। रूपा ईरानी की खूबसूरती पल भर में ही हवा में गायब हो गई थी। भय की वजह से वो एकाएक उम्र से कहीं ज्यादा लगने लगी थी। खौफ से उसकी आंखें बिना झपके फटी सी हुई थी। देवराज चौहान और जगमोहन 12 बजे तक ही ऊटी पहुंच गए थे। रूपा ईरानी का बंगला तलाश करने में उन्हें अवश्य वक्त लगा, क्योंकि पूछताछ उन्होंने दबे अंदाज में की थी। 3 बजे उसके बंगले के बाहर पहुंचे। लोहे के विशाल गेट पर 2 गनमैन खड़े दिखे। उस जगह के हर तरफ खाली जगह थी। पीछे की तरफ कुछ दूर से पहाड़ियों की शुरुआत हो रही थी। घंटा भर वो सतर्कता से बंगले के आसपास का जायजा लेते रहे। तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां सिक्योरिटी खास नहीं है। 2 गनमैन सामने गेट पर थे और 4 गनमैन बाकी भीतरी खाली हिस्से में बंगले के चारों तरफ थे। 2 पीछे की तरफ, एक एक दाएं बाएं। बहुत कम सिक्योरिटी है, जगमोहन पूरा। रूपा ईरानी अभी अभी विदेश से लौटी है। सिक्योरिटी ज्यादा रखने का वक्त नहीं मिला होगा और जरूरत भी महसूस नहीं की होगी। वो सोच भी नहीं सकती होगी कि उसके हिंदुस्तान पहुंचते ही खतरा उसके सिर पर आ सकता है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में हमें पीछे की तरफ से बंगले में जाना चाहिए। उधर 2 गनमैन हैं, उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। दाएं बाएं तो एक एक ही है। वहां
दाएं बाएं खतरा पड़ सकता है। दाएं बाएं वालों पर आगे पीछे वालों की नजर भी पड़ सकती है, क्योंकि वो खुले में हैं। पीछे वाले गनमैनों की तरफ देर तक भी कोई झांकता नहीं होगा, वो हिस्सा अलग हटकर पड़ जाता है। ये बात तो ठीक है। जगमोहन ने सिर हिलाया। आओ, घेरा काटकर पीछे की तरफ चलें। देवराज चौहान दूर नजर आ रहे बंगले को देखते हुए कह उठा। तभी उन्होंने लोहे के गेट के सामने कार रुकती देखी। दोनों की नजरें कार पर जा टिकी। गोदरा है कार में। देवराज चौहान के होठ भींच गए। साथ में एक और है, वो पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन वो वानखेड़े होगा। गोदरा ने कहा था कि वानखेड़े उसके साथ रहेगा। ये दोनों गड़बड़ करेंगे, जगमोहन बोला। वानखेड़े यूं ही तो साथ नहीं आया होगा गोदरा के। आओ, देवराज चौहान बोला, हम पीछे की तरफ चलें। दोनों वहां से हटे और दूर से लंबा घेरा काटते हुए महल नुमा बंगले के पीछे की दीवार के पास जा पहुंचे, जो कि 12 फीट ऊंची थी और उस पर कांटेदार तारे भी 3 फीट की ऊंचाई पर थी। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। गोली नहीं चलनी चाहिए, देवराज चौहान सतर्क स्वर में बोला। जरूरत पड़ने पर चाकू का इस्तेमाल कर लेना, यूं ही किसी की जान नहीं लेनी है। जगमोहन ने होठ भींचकर सिर हिलाया। फिर दोनों फासला रखते हुए दूर हुए। फिर हाथ ऊपर करके छलांग ली और दीवार की मुंडेर थाम ली। देवराज चौहान ने दीवार थामे खुद को ऊंचा किया, भीतर झांका। शरीर का पूरा जोर बाहों पर पड़ रहा था। कुछ पलों बाद ही काले कपड़े पहने गनमैन नजर आया। लापरवाह सा कंधे पर गन लटकाए कश लेता टहल रहा था। कुछ पलों बाद दूसरा भी नजर आया। वो दूर था, उस तरफ जगमोहन था। देवराज चौहान ने इधर वाले गनमैन पर नजरें टिका दी। उसने हाथ बढ़ाकर कांटेदार तार के बीच के हिस्से पर पंजा जमाया और खुद को ऊंचा करते हुए पांव दीवार पर रखे और खड़ा हो गया। नजरें उस गनमैन की तरफ उठी। दूर था वो, परंतु इतना भी दूर नहीं कि उसके नीचे छलांग लगाने पर आवाज न सुन सके। ज्यादा देर इस तरह दीवार पर खड़ा होना भी ठीक नहीं था। वो देख सकता था। देवराज चौहान ने आहिस्ता से टांगों को तार से पार किया और तार को दोनों हाथों से थामे नीचे लटक गया। नीचे की जमीन पांव के 7-8 फीट नीचे रह गई थी। उसने आहिस्ता से हाथ छोड़े तो जूते न के बराबर आवाज के साथ जमीन पर लगे। रुका नहीं देवराज चौहान वहां। वह दूर पेड़ के तने की तरफ गया और उसकी ओट ले ली। सिर जरा सा बाहर निकालकर गनमैन की तरफ देखा। वो पहले की तरह लापरवाह सा नजर आया। उसके भीतर आ जाने के बारे में उसे महसूस भी नहीं हो पाया था। देवराज चौहान ने सावधानी से हर तरफ नजरें घुमाई। दूसरा गनमैन वहां से काफी दूर था। जगमोहन पर नजर पड़ी, जो भीतर आने के लिए दीवार पर चढ़ा हुआ था, और देखते ही देखते वो भीतर कूद गया था। उसी पल देवराज चौहान के होठ भींच गए। जगमोहन के नीचे कूदते ही दूसरा वाला गनमैन चौंका। उसने आहट सुन ली थी। गन उसके भी कंधे पर लटक रही थी। देवराज चौहान ने देखा कि गन उसके हाथों में आ गई और मध्यम सी आवाज कानों में भी पड़ी। कौन है? देवराज चौहान ने इधर वाले गनमैन को देखा, जो दूर अपने साथी गनमैन की आवाज सुनकर सावधान हो गया था। उसने भी गन हाथ में ली और दूर गनमैन को देखने लगा था। ज्यादा वक्त नहीं था। इधर वाला गनमैन भी अपने साथी गनमैन की तरफ बढ़ने लगा था। क्या हुआ? उसने इधर से पुकारा। होठ भींची देवराज चौहान दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। चंद पलों में ही आहिस्ता से उसके पीछे जा पहुंचा था। उसे शायद आहट मिल गई थी पीछे से। गन थामे वो फुर्ती से पलटा। देवराज चौहान से उसकी नजरें मिली, परंतु गन का इस्तेमाल न कर सका। देवराज चौहान ने बिजली की सी फुर्ती से एक हाथ से गन की बैरल पकड़कर मुंह मोड़ा और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में मारा। उसके होठों से कराह निकली और घुटने मुड़ते चले गए। गन देवराज चौहान के हाथ में रह गई। वो नीचे गिरते हुए बेहोश हो गया था। गन थामे देवराज चौहान ने दूसरे गनमैन की तरफ देखा। जगमोहन और उस गनमैन में हाथापाई हो रही थी। देवराज चौहान के दांत पिंच गए कि अगर गोली चल गई तो कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तभी देखते ही देखते जगमोहन ने उस गनमैन के सिर के बाल पकड़े और जोरदार घूंसा उसकी कनपट्टी पर मारा तो वो पीठ के बल नीचे जा गिरा था, फिर हिला भी नहीं। देवराज चौहान समझ गया कि वो बेहोश हो गया है। जगमोहन दबे पांव दौड़ता हुआ पास पहुंचा
तो देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी गन उसे थमाई और रिवॉल्वर निकालकर उसे पीछे आने का इशारा किया। वो पीछे की तरफ नजर आ रहे दरवाजे खिड़कियां देखने लगे कि कोई खुला हुआ मिल जाए, और एक खिड़की मिल गई। खुली हुई थी वो, बीच में ग्रिल नहीं थी। देवराज चौहान ने फुर्ती से पल्ले खोले और भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन गन थामे पीछे था। भीतर कोई भी न दिखा। ये बंगले के पीछे वाला हिस्सा था। सामने छोटी सी घुमावदार सीढ़ी ऊपर जा रही थी, जो कि नौकरों के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए थी। देवराज चौहान और जगमोहन सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर मंजिल पर जा पहुंचे। एक तरफ रेलिंग था, वहां से नीचे का विशाल हॉल नजर आ रहा था, और दूसरी तरफ कमरे की कतार नजर आ रही थी। दोनों की आंखें मिली। वो कमरों की कतारों की तरफ बढ़े। आगे देवराज चौहान रहा, हाथ में रिवॉल्वर थी। वो हर कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर देखने लगे। पांचवें कमरे का दरवाजा खोलते ही देवराज चौहान के दांत पिंच गए। रिवॉल्वर पर पकड़ मजबूत हो गई। वो सामने बैठा था, दाढ़ी वाला, जिसकी धुंधली तस्वीर गोदरा ने लेंस से दिखाई तो उसे पहचान पाया था कि वो कौन था। पैंट कमीज पहन रखी थी उसने, पाँव में जूते थे। कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा था कि दरवाजा खुलते ही उसने नजरें इस तरफ उठाई तो देवराज चौहान को वहां खड़े देखकर सकते किसी हालत में रह गया था। हक्का बक्का सा बुत बन गया था। आंखें भय से फैल गई थी। जगमोहन ने उसे देखा तो कड़वे भाव चेहरे पर आ ठहरे। अखबार उसके हाथ से छूट गई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत में डूबे सर्द भाव आ ठहरे। उठो, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हिलाकर इशारा किया। इधर आओ। उसके शरीर में कंपन हुआ। वो उठा और कांपती टांगों से चलता हुआ पास आया। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि 30 अरब के जेवरात पाने के लिए मेरे से गद्दारी करके दोबारा तुम्हें कभी मेरा सामना करना पड़ेगा। मुझे तो तुमने भुला ही दिया होगा। मुझे माफ कर दो देवराज चौहान। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उसके सिर पर रख दी। उसके शब्द मुंह में ही रह गए। माफी की बात तो तब होती जब तू ही मेरे सामने आता। अपनी धोखेबाजी तूने कबूल की होती। 30 अरब के जेवरात मेरे सामने रख दिए होते। अब तो गोली की बात है, क्योंकि तेरे को तलाश करके मैं तेरे पास पहुंचा हूं। साला हरामी, जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। चल उधर। उसके सिर से रिवॉल्वर लगाए देवराज चौहान रेलिंग के पास पहुंचा तो हॉल का दृश्य नजर आया। रूपा ईरानी, गोदरा और वानखेड़े बैठे थे। वानखेड़े रिवॉल्वर निकालकर रूपा ईरानी की तरफ कर चुका था। उसके शब्दों पर तीनों चौंक कर ऊपर की तरफ देखने लगे थे। चल सीढ़ियों की तरफ। देवराज चौहान उससे रिवॉल्वर सटाई बोला। नीचे पहुंचना है। वक्त से पहले मरना हो तो शरारत करना। मुझे छोड़ दो, वो कांपते स्वर में कह उठा। मैं? चुप कर, जगमोहन कुर्राया। नीचे चल। रिवॉल्वर से कवर किए उसे नीचे लाए। रूपा ईरानी का चेहरा लटक कर पीला सा हो चुका था जब वे नीचे पहुंचे। बहुत चालाकी दिखाई तुमने, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में रूपा ईरानी से कह उठा। लेकिन झूठ और चालाकी ज्यादा दूर तक साथ नहीं देती। वजह कोई भी रही हो, लेकिन तुम दोनों धोखेबाजों के रूप में हमारे सामने हो। रूपा ईरानी के होठों से कोई बोल न फूटा। गोदरा दांत भींचे दाढ़ी वाले को देख रहा था। वानखेड़े के चेहरे पर हैरानी थी, अविश्वास था। एकाएक ही उसके होठों से निकला। भंडारी? रणवीर भंडारी? हाँ, गोदरा कड़वे स्वर में कह उठा। साला रणवीर भंडारी ही है ये। दाढ़ी मुझे रखकर इसने सोचा कि चेहरा बदल गया। तब हम एक दूसरे पर ही शक करते रहे। सोच भी नहीं सके कि ये हरामी ही गद्दार है। सोचते भी कैसे? रूपा को और इसका साथ कौन सोचता कि कब ये मिले, कब इनमें बात हुई, कब इन्होंने हेरा फेरी से भरा चक्रव्यूह रचकर डकैती कर ली। ये साली कोरिया का बहाना करके खिसक गई, और भंडारी अपना सब कुछ नीलाम होने के बाद चुपचाप हिंदुस्तान से खिसक गया। मैं भी हैरान था कि डकैती के जेवरात बिकने के लिए बाजार में क्यों नहीं आए। जेवरात ले जाने वाला पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा भी कैसे जाता? दांत भींचकर वानखेड़े बोला। रणवीर भंडारी तो खुद जौहरी है। जेवरातों का रंग रूप बदल देना इसके लिए मामूली सा काम है। 3 साल बाद में ही सही कानून की गिरफ्त में तो आई ये। मैं? वानखेड़े, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा।
तुम इन डकैती का मुजरिम नहीं साबित कर सकते। गिरफ्तार करके केस तैयार किया तो केस ढीला रहेगा। दौलत इनके पास है जिसके दम पर ये आसानी से बच निकलेंगे। क्या मतलब? सबूत गवाह नहीं है तुम्हारे पास कि ये मुजरिम है। कुछ नहीं कर सकोगे इन्हें। मौत से भरा था देवराज चौहान का स्वर। वानखेड़े की निगाह देवराज चौहान से मिली। देवराज चौहान ने रणवीर भंडारी की तलाशी ली और जेब से रिवॉल्वर बरामद करके उसके सिर पर रखी रिवॉल्वर हटाई और 2 कदम पीछे हो गया। रणवीर भंडारी का चेहरा फक था। रूपा ईरानी तो बेजान पुतली बनी खड़ी थी। रूपा ईरानी देश की नहीं, विदेश की भी मशहूर मॉडल बन चुकी थी। अपनी शोहरत की आड़ में ये डकैती की दौलत को मजे से उड़ा रहे थे, मजे ले रहे थे। कोई शक भी नहीं कर सकता था। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में कहा, ऐसे में तुम इन पर कानून की कोई धारा नहीं ठोक सकते। बचने के रास्ते निकाल लेंगे ये। वानखेड़े जानता था कि देवराज चौहान ने सच कहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें सजा दिलवाने में कामयाब हो सकते हो तो गिरफ्तार कर लो, देवराज चौहान बोला। वानखेड़े ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा, फिर रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी को देखकर देवराज चौहान से बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं इनके जुर्मों को साबित नहीं कर सकता। वानखेड़े ने कठोर सख्त स्वर में कहा, लेकिन मैं इन्हें अपने से की गई धोखेबाजी की सजा दे सकता हूँ, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। वानखेड़े के दांत भिंच गए। इन बातों को छोड़ो, हम बैठकर बात कर, रणवीर भंडारी ने कहना चाहा। जगमोहन ने उसी पल उसके कंधे पर गन की नाल मारी। रणवीर भंडारी कंधा पकड़कर करा उठा। बैठकर बात करने की जरूरत नहीं, हमें लालच मत दे। वानखेड़े ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। खड़े ही ठीक है हम। जगमोहन के होठों से कुर्राहट निकली। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, देवराज चौहान ने भींचे स्वर में वानखेड़े से कहा। तुम कानून वाले हो, अब जो होगा उसके बीच तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं। तुम्हारी वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी वानखेड़े। वानखेड़े ने दांत भींचे रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी को देखा। दोनों के चेहरे फक और भय के सागर में डूबे हुए थे। उनकी हालत बुरी हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें कभी ऐसे वक्त का सामना करना पड़ेगा। गोदरा, वानखेड़े ने भींचे स्वर में कहा, यहाँ हमारी जरूरत नहीं, हमें चलना चाहिए। जो कानून के हाथों से दूर हो जाए तो वो यकीनन किसी दूसरे ढंग से सजा पाता है, ऐसा हमेशा मेरा विश्वास रहा है। गोदरा को यहीं रहने दे, जगमोहन बोला। ये हमारे साथ था तब। इन दोनों ने हमारे साथ ही नहीं, गोदरा के साथ भी धोखेबाजी की है। इसे देख लेने दे कि धोखेबाजी का क्या अंजाम होता है। वानखेड़े ने गोदरा को देखा। मैं सच में इन दोनों का अंत देखना चाहूंगा, गोदरा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं यहीं रहूंगा इंस्पेक्टर साहब, किसी लंबे चक्कर में मत पड़ जाना। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मुझे याद है, गोदरा ने सपाट स्वर में कहा। वानखेड़े ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम दोनों भी कानून के मुजरिम हो। अब तुम्हारे साथ जाने का वक्त नहीं आया, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। वो वक्त कभी भी आ सकता है, वानखेड़े भी गंभीर था। कहकर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार मत ले जाना, गोदरा ने पीछे से कहा। वो सेठ की है जहां मैं नौकरी करता हूँ। वानखेड़े बाहर निकल गया। गोदरा ने खा जाने वाली नजरों से रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी को देखा। तुमने, रूपा ईरानी हिम्मत करके बोली, बताया नहीं कि तुमने अभी अभी शादी की है? मैं तुम्हें बहुत कीमती उपहार। चुप कर कमीनी, गोदरा कुर्राया। मेरा माल मेरे ही मुंह पर मारना चाहती है? रूपा ईरानी ने मुंह फेर लिया। जगमोहन आगे बढ़ा और गन की नाल रणवीर भंडारी की छाती पर रख दी। चेहरे पर खतरनाक भाव थे। बहुत सयाना बना था तब तो, मजबूरी थी, रणवीर भंडारी फीके स्वर में कह उठा। तब मुझे दौलत की ताकत महसूस हुई थी कि दौलत से यारी होना बहुत जरूरी है। दौलत नहीं हुई तो मेरा सब कुछ नीलाम होने जा रहा था। तब नैना बच्चों को लेकर मुझे छोड़ गई, बाद में दूसरे से ब्याह कर लिया। मतलब कि दौलत कितनी जरूरी होती है, इसका एहसास मुझे तब हुआ था। तभी मैंने 30 अरब की सारी दौलत पर हाथ मारने का हौसला इकट्ठा किया। देवराज चौहान की योजना तो मेरे को मालूम थी। मैं इस पर नजर रखने लगा। ये जो तैयारी कर रहा था मेरे सामने थी। इसकी तैयारी देखकर
मैं अपनी तैयारी करता रहा। इसकी योजना पर मैं अपनी योजना बनाता रहा। इधर मैंने रूपा ईरानी से बात करके इसे शीशे में उतार लिया था। इसके मेरे में ये शर्त बन गई कि सारा काम ठीक रहा तो हम शादी करेंगे, या जो जो भी करना था हमने तय कर लिया। मुझ पर कोई शक न करे, इसलिए सब कुछ नीलाम होने दिया अपना। नैना को बार बार फोन करता रहा। अपना सब कुछ नीलाम हो जाने के बाद पागलों की तरह सड़कों पर फिरता रहा, ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके। साथ ही भविष्य की तैयारी करता रहा। किसी को क्या मालूम कि रात को मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। रात को जेवरातों में जो हीरे निकालता और नौकर बबलू के साथ मिलकर सोने को गलाकर उनका रूप रंग बदलता। ओह! गोदरा कह उठा, बहुत चालाकी से काम किया तूने। इधर मेरे पास आता रहा कि देवराज चौहान को बोलूं कि वो तेरा हिस्सा दे दे। ऐसे में तेरे पे कौन शक करता कि गड़बड़ तूने की है। कुछ भी कहो, तब मुझे एहसास हो गया था कि दौलत का पास में होना बहुत कीमती है। रणवीर भंडारी थके स्वर में कह रहा था। तभी मैंने देवराज चौहान की नकल पर डकैती कर ली। सफल भी हो गया। मैंने रूपा के साथ देश छोड़ने का फैसला किया। रूपा ने किसी तरह कोरिया की एक कंपनी के साथ उनके प्रोडक्ट पर मॉडलिंग करने का अनुबंध कर लिया और इस बहाने वो देश से बाहर निकल गई। इधर मैं भी 1/3 जेवरातों में से हीरे निकाल चुका था। सोने को गलाकर उन्हें दूसरा रूप देकर नौकर बबलू के द्वारा बाजार में बेचकर दौलत इकट्ठी कर चुका था। पासपोर्ट तो मेरा बना ही हुआ था। हवाला के जरिए अरबों की दौलत मैंने कोरिया पहुंचकर पाली। वहां रूपा मेरे साथ थी, लेकिन हमारी मंजिल तो यहीं पर थी, हिंदुस्तान में। डकैती के 3 सालों बाद हम हिंदुस्तान आ गए, ये सोचकर कि मुझे सब भूल चुके होंगे। ऊटी में आराम से जिंदगी बिता सकता हूँ। शादी हमने अमेरिका में कर ली थी, बच्चा भी हो गया था। वापस लौटते ही कोई रूपा पर शक न करे कि डकैती के जेवरात इसके पास हो सकते हैं। उन्हीं के दम पर ये शान भरी जिंदगी बिता रही है। ऐसे में आने से पहले ही यहाँ के ज्वेलर्स को ये खबर भिजवा दी कि रूपा ईरानी कीमती जेवरात खरीदना चाहती है। मशहूर मॉडल है ये। इसके पास दौलत कितनी है कोई भी नहीं सोच सकता, और कोई ये भी नहीं सोचेगा कि डकैती के 30 अरब के जेवरातों से इसका भी वास्ता हो सकता। ये बंगला कैसे बना? गोदरा ने दांत खींचकर कहा। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले ही इस जमीन पर बंगला बनाने का काम एक ठेकेदार को दे दिया था। नक्शा भी दे दिया था। बबलू अपनी देख रेख में बंगला बनवाता रहा। 3 साल तूने बहुत ऐश की, देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। और तुमने भी। उसने रूपा ईरानी को देखा। लेकिन हमसे गद्दारी करने के बदले अब तेरे को सिर्फ मौत ही मिलेगी भंडारी। ये भी मरेगी। तब तेरे को 2 अरब का हिस्सा बहुत था। तू अपना उधार चुकता करके 1.5 अरब पास रखकर शान से जिंदगी बिता सकता था। दौलत से यारी करने का लालच बहुत बुरा होता है। अब देवराज चौहान, सूखे होठों पर जीभ फेर कर भंडारी जल्दी से बोला, हमें माफ कर दो। हमें मालूम है हमने तुम्हारे साथ बहुत बेइंसाफी की। साला अकेले में हंसता होगा कि देवराज चौहान को बेवकूफ बना दिया। कड़वे स्वर में कह उठा जगमोहन। रणवीर भंडारी ने हाथ जोड़कर देवराज चौहान को देखा। 2/3 जेवरात हमारे पास हैं अभी, वो ले लो, हमें छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन जल्दी से बोला, 2/3 जेवरात यानी कि 20 अरब के जेवरात तुम्हारे पास हैं? हाँ, रूपा ईरानी में जैसे हिम्मत आ गई हो। 20 अरब के जेवरात हमारे पास हैं, वो ले लो, हमें छोड़ दो। छोड़ने पकड़ने की बात मेरे साथ करो, जगमोहन बोला। कहाँ है वो जेवरात? मुंबई में, बबलू के पास। रणवीर भंडारी कह उठा। सब ले लो, तुम्हारे जेवरात ही तो हैं। ठीक है, चल मुंबई, 20 अरब के जेवरात हमारे हवाले कर, जगमोहन कह उठा। हमारी जान? रणवीर भंडारी ने देवराज चौहान को दिखा। हमें मत मारना, कहीं बाद में। देवराज चौहान से क्या बात करता है, मेरे से कर, जगमोहन जल्दी से बोला। गारंटी देने का काम, वादे करना मेरे सिर पर है। मैं तेरे को बोलता हूं कि तेरे को नहीं मारेंगे। 20 अरब मेरे को दे। मैं भी, रूपा ईरानी सूखे स्वर में बोली। मुझे भी मत मारना। हाँ हाँ, तेरे को भी नहीं मारेंगे, अभी मुंबई चलो। तभी देवराज चौहान बोला, तुम दोनों का बच्चा कहाँ है? ऊपर कमरे में, रूपा ईरानी बोली।
उसकी फिक्र मत करो, नौकरानी के पास है। मुंबई तक कार गोदरा ने ड्राइव की। देवराज चौहान उसकी बगल में और पीछे रणवीर भंडारी, रूपा ईरानी के बीच जगमोहन सतर्क सा बैठा था कि दोनों में से कोई चालाकी की चेष्टा न करे। अपनी जान बचती पाकर दोनों जैसे राहत भरी सांस ले रहे थे। रणवीर भंडारी के बताए रास्ते पर चलकर बढ़िया कॉलोनी के अच्छे से मकान के सामने गोदरा ने कार रोकी। उसने बताया कि ये मकान हिंदुस्तान छोड़ने से पहले बबलू को खरीदकर दे दिया था कि वो यहाँ मालिक बनकर रहे, उसके लिए अरबों के जेवरातों की निगरानी करता रहे। ये मकान है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, इसी में बबलू रहता है। यहीं 20 अरब के जेवरात हैं, रणवीर भंडारी ने कहा। तुम यहीं रहना, देवराज चौहान ने गोदरा से कहा। फिर जगमोहन के साथ उन दोनों को लिए मकान के भीतर चला गया। गोदरा कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा उनके आने का इंतजार करता रहा। चेहरे पर गंभीरता थी। 15 मिनट बाद वे बाहर आए। जगमोहन ने सूटकेस उठा रखा था। चारों कार में बैठे। जगमोहन ने सूटकेस उठाकर कार की डिग्गी में रख दिया था। परवेश गोदरा कार आगे बढ़ाते हुए बोला, कहाँ जाना है? चलो। बगल में बैठा देवराज चौहान बोला, रास्ता मैं बता रहा हूँ। रात के 2 बजे सुनसान सी जगह पर देवराज चौहान ने कार रुकवाई। यहाँ क्या? रणवीर भंडारी सूखे से स्वर में बोला, हमें छोड़ दो। हम छोड़ ही रहे हैं, जगमोहन समझाने वाले स्वर में कह उठा। दरवाजा खोल, नीचे चल, उधर बात करनी है दोनों से। मैंने वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इस हरामी मैडम को भी कुछ नहीं कहूंगा। मेरा वादा है, चलो उतरो। वो सब कार से बाहर निकले। तुम यहीं बैठे रहना, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में गोदरा से कहा। हम अभी आ रहे हैं। गोदरा ने अंधेरे में चमकती देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान उनकी तरफ बढ़ा। हमें मारोगे तो नहीं? रूपा ईरानी के होठों से सूखा सा स्वर निकला। फिर वही बात, मेरी गारंटी है, चिंता मत करो। 20 अरब के जेवरात तुमने वापस किए हैं, हमें धोखा दिया, हेरा फेरी की, तो क्या हुआ? वो सब तो चलता ही है। इधर आओ, कान में बात करते हैं। जगमोहन दोनों की बाहें पकड़े सड़क किनारे ढलान में उतरता चला गया। पीछे देवराज चौहान था। स्टीयरिंग सीट पर बैठा परवेश गोदरा होठ भींचे अंधेरे में उन्हें सड़क किनारे ढलान पर जाते देखता रहा। फिर मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगा। चंद पल ही बीते होंगे कि उनके कानों में गोली चलने की आवाज पड़ी। इसके 2 पलों बाद रूपा ईरानी के चीखने की आवाज कानों में पड़ी। तभी एक और फायर हुआ। फिर सब कुछ शांत पड़ गया। गोदरा ने गहरी सांस लेकर स्टीयरिंग पर सिर रख लिया। रूपा ईरानी देश विदेश की मशहूर मॉडल खत्म हो गई थी। अब वो कभी भी मॉडलिंग नहीं कर सकती थी। कदमों की आहट सुनकर गोदरा ने स्टीयरिंग से सिर उठाया। देवराज चौहान और जगमोहन पास आ पहुंचे थे। देवराज चौहान उसकी बगल में बैठा, जगमोहन पीछे वाली सीट पर। गोदरा ने कार स्टार्ट की तो देवराज चौहान बोला, कार को वापस ले लो। गोदरा ने कार बैक की और शहर की तरफ मोड़ ली। तुमने? परवेश गोदरा जगमोहन से बोला। उनसे वादा किया था कि उन्हें जिंदा छोड़ दोगे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उन हरामियों को जिंदा छोड़ा जाता। उन दोनों ने हमें बहुत तकलीफ दी थी जब हमें धोखा देकर डकैती कर ली और 30 अरब की दौलत ले उड़े थे। वो वक्त याद है तुम्हें या भूल गए? याद है, गोदरा ने गहरी सांस ली। वैसे भी उनसे वादा मैंने किया था, देवराज चौहान ने नहीं। मेरे वादे सामने वाले के हिसाब से चलते हैं कि वो कैसा है। मेरे शब्दों की कीमत तब होती है जब सामने वाला ईमानदार हो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। गोदरा ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ देर बाद जगमोहन ने सड़क के किनारे कार रुकवाई। सड़क पर से इक्का दुक्का वाहन निकल रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। चल, पीछे बैठे जगमोहन ने गोदरा का कंधा थपथपाया। बाहर निकल। मैं? क्यों? गोदरा हड़बड़ा उठा। मुझे क्यों मार रहे? मार नहीं रहा, बाहर निकल, कहते हुए जगमोहन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उलझन और घबराहट में फंसा गोदरा बाहर निकला। डिग्गी खोल। गोदरा कार के पीछे वाले हिस्से में आया। दूर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जगमोहन के चेहरे पर नजर मारते हुए उसने डिग्गी खोल दी। सामने सूटकेस पड़ा था। जगमोहन ने सूटकेस खोला तो उसमें पड़े
20 अरब के जेवरात चमक उठे। उन पर नजर पड़ते ही गोदरा पल भर के लिए हड़बड़ा पड़ा। आंखें मत फाड़, जल्दी कर, पुलिस कार सिर पर आ गई तो नई मुसीबत आ जाएगी। जगमोहन बोला। क्या करूं? गोदरा की फटी निगाह सूटकेस पर थी। 20 अरब के जेवरात हैं तेरे सामने। एक मुट्ठी भर, मुट्ठी में जितने भर सकता है भर ले। तेरी शादी का तोहफा देना था। तेरे को ये तोहफा ही है कि एक मुट्ठी में जितने जेवरात भर सकता है भर ले। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा हिस्सा? हिस्सा? जगमोहन का स्वर उखड़ गया। कैसा हिस्सा? हिस्से वाला मामला तो तभी गड़बड़ हो गया था जब डकैती में 3 साल पहले गड़बड़ हो गई थी। 10 अरब के जेवरात तो उन दोनों ने बर्बाद कर दिए। बाकी के 20 अरब से तेरे को हिस्सा दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? वैसे भी पहले तुम दो थे, कमल शर्मा तो है नहीं। तू अकेला बचा। मुट्ठी भरकर ले ले। उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो जाए, समझा कि नहीं? गोदरा ने खुले सूटकेस में दायां हाथ मारा और उससे से ज्यादा जेवरात भर लिए। तभी उसने दूसरा हाथ सूटकेस में मारा और उसकी भी जेवरातों की आधी मुट्ठी भर ली। ये क्या? जगमोहन जल्दी से बोला। दूसरा हाथ पीछे कर। थोड़े से हैं, आधी मुट्ठी है, कहकर गोदरा पीछे हटा और दोनों हाथों से भरे जेवरात कार के भीतर सीट पर डाल दिए। वो खुश था। उसकी आंखें चमक रही थी। बहुत लालची है। 5, 10 या फिर 15 करोड़ के जेवरात ले लिए तूने। जगमोहन सूटकेस बंद करके उसे डिग्गी से निकालकर सड़क पर रखा और डिग्गी बंद कर ली। देवराज चौहान कार के बाहर कार से टेक लगाए खड़ा था। आधी तो खोट निकल जाएगी, बचेगा क्या? गोदरा दांत फाड़कर कह उठा। दांत बंद कर। गोदरा फौरन खामोश हो गया। वानखेड़े को मत भूलना, तो इन जेवरातों को बेचते हुए पकड़ा जा सकता है। जेवरातों की शक्ल बदलना मेरा धंधा है। गोदरा मुस्कुराया। इन्हें तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा जब बेचूंगा। तभी देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। गोदरा ने देवराज चौहान को देखा। हमसे धोखेबाजी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया होगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हाँ, गोदरा हड़बड़ाया। मैंने तुम लोगों के साथ कोई गड़बड़ नहीं, भविष्य में हमारे साथ गड़बड़ करने की सोचना भी नहीं। देवराज चौहान का शांत स्वर सामान्य था। तुम हमारा बंगला जानते हो, देखा हुआ है, उसे भूल जाना। जिंदगी में कैसे भी आफत आए, लेकिन हमारे पास नहीं आना। तुम्हारा हमसे रिश्ता आज तक का ही था, आज से सब खत्म। समझ गया। समझो मैं तुम लोगों को भूल गया, गोदरा ने जल्दी से कहा। नहीं भूला तो? जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। तो तेरा वो हाल होगा कि तेरे को दुनिया भूल जाएगी। मैं भूल गया तुम दोनों को, गोदरा ने सूखे होठों पर चीख फेरी। जगमोहन ने नीचे रखा सूटकेस उठाया, देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान पास आया तो दोनों पैदल ही सड़क के किनारे आगे बढ़ गए। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी गोदरा की। मैं छोड़ देता हूं कार में, पैदल कहाँ जा रहे हो? देवराज चौहान और जगमोहन ठिठके। जगमोहन पलटा। तेरे को बोला था कि भूल जाना हमें, और तू भूला नहीं। जगमोहन का सख्त स्वर कानों में पड़ा। भूल गया, समझ गया, भूल गया, गोदरा हड़बड़ा कर बोला। कार में बैठा और स्टार्ट करते हुए तेजी से कार को सड़क पर दौड़ा दिया। जगमोहन पलटा और अरबों के जेवरातों से भरा सूटकेस थामे देवराज चौहान के साथ सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ता चला गया। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।